जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हमारा जो लेसन नंबर 4 था उसका एक वीडियो आ गया है और आज जो शेष पर्सन बच गए थे उनका ये सेकंड नंबर वीडियो है। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 नंबर पर्सन है कि कंबाइन क्रू क्या है। कंबाइन क्रू क्या है? ऑप्शन ए टुंड्रा प्रदेश की प्रजाति, ब तिब्बत तिब्बत में पाए जाने वाला जानवर, से आदिमकालीन कृषि का उपनाम, द एक दिन में कई हेक्टेयर भूमि से अनाज काटने की एक मशीन। तो जो कंबाइन क्रू है वो एक दिन में कई हेक्टेयर भूमि से अनाज काटने वाली एक मशीन है। तो इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर है अगला है 22। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का प्रमुख क्षेत्र है। यानी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि कहाँ कहाँ पर की जाती है? तो ये कृषि है वो आपकी यूरेशिया के स्टेपीज, यूरेशिया के स्टेपीज के अंदर भी होती है। उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज प्रदेश में भी ये कृषि की जाती है और अर्जेंटीना के पंपाज क्षेत्र में भी ये कृषि की जाती है। इसके अलावा ये कृषि दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी अफ्रीका के वेल्डस वाले भागों में भी की जाती है। ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स वाले क्षेत्रों के अंदर भी ये कृषि की जाती है। न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के अंदर भी ये कृषि की जाती है। तो इसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के ए, ब, से 3 और 4, 5, 6 क्या हैं? प्रमुख क्षेत्र हैं। तो इसमें द ऑप्शन सही है, बिल्कुल उपयुक्त है सभी। क्वेश्चन नंबर है 23। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भागों में संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भागों में अधिक मुद्रा यानी अधिक मुद्रा प्राप्त करने हेतु किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका का ये जो भाग है इसमें अधिक मुद्रा प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो इसमें जो आपका राइट उत्तर होगा वो होगा आपका मिश्रित कृषि। कौन सी कृषि? मिश्रित कृषि है वो इसमें राइट उत्तर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 24 है कि किस कृषि फसल में उत्पादन व पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है? तो आपको पता है उत्पादन यानी जहाँ पर कृषि उत्पादन भी होता हो इसके साथ साथ पशुपालन कार्य भी होता हो वो कृषि क्या कहलाएगी? मिश्रित कृषि कहलाती है। तो इसमें ब ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है चारे की फसलें मिश्रित कृषि का मुख्य घटक हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जो चारे की फसलें वो मिश्रित कृषि के घटक हैं। दूसरा, मिश्रित कृषि में खेतों का आकार है वो क्या होता है? वो मध्यम होता है। तीसरा, मिश्रित कृषि में खेती के साथ साथ मवेशी, भेड़, बकरी और जो कुकर होते हैं ये आय के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं।
ये भी सही है। डेयरी कृषि में यानी अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। तो ये चारों कथन इसमें सही है, तो द ऑप्शन है वो बिल्कुल है इसमें सही होगा। तो इसमें द ऑप्शन यानी कहने का मतलब ये चारों ही सही हैं, ऑप्शन नहीं दिए गए हैं भूल से। क्वेश्चन नंबर 26 है, वाणिज्य डेयरी कृषि का प्रमुख क्षेत्र है। वाणिज्य डेयरी कृषि का प्रमुख क्षेत्र है उत्तरी पश्चिमी यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड। तो ये जो तीनों ही हैं, सबसे बड़ा वाणिज्य डेयरी कृषि का क्षेत्र है उत्तरी पश्चिमी यूरोप। ये सबसे बड़ा वाणिज्य डेयरी कृषि का क्षेत्र है। इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया भी इसका क्षेत्र है, और कनाडा भी है, न्यूजीलैंड भी है, यानी इसमें द ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 27, निम्न में से कौन सा कथन है सही है। डेयरी कृषि नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप की जाती है। बिल्कुल डेयरी कृषि है वो नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप की जाती है, क्योंकि वहाँ पर डेयरी कृषि के उत्पाद की मांगें ज़्यादा होती है। 2 नंबर है, भूमध्य सागरीय कृषि अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है। बिल्कुल इसमें खट्टे फलों का उत्पादन किया जाता है, यानी अंगूर जैसे खट्टे फलों का इसमें उत्पादन होता है। तीसरा, भूमध्य सागरीय कृषि यानी खट्टे रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही। स्थानांतरणशील कृषि है। आदिम कालीन जो कृषि है उसको कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। तो इसमें चारों ऑप्शन हैं ये सही हैं। 27 में चारों ऑप्शन हैं सही हैं, तो द सही होगा। अगला है, कौन सी कृषि का विकास, यानी कौन सी कृषि का विकास, कौन सी कृषि का विकास है यूरोपीय उपनिवेशिक समूह के द्वारा किया गया। डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, आदिमकालीन कृषि, रोपण कृषि। तो देखिए, यूरोपीय उपनिवेशकों के द्वारा रोपण कृषि का विकास किया गया था, और रोपण कृषि के 4 उदाहरण आप जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि रोपण कृषि के अंदर कौन कौन सी फसलों को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, वो है, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। एकल कृषि का मतलब हो गया जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही फसल का उत्पादन किया जाता हो, वो एकल फसल होती है। तो इसमें डेयरी कृषि है, आदिमकालीन कृषि है, रोपण कृषि है, ये सारी की सारी एकल कृषि हो सकती हैं। लेकिन मिश्रित कृषि में कृषि उत्पादन के साथ साथ पशुपालन कार्य भी किया जाता है, तो ये नहीं है। 29 में ब ऑप्शन बिल्कुल है सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल है भूमध्य सागरीय कृषि का उदाहरण नहीं है। भूमध्य सागरीय कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है, जिसमें अंगूर भी आता है, अंजीर भी आती है, जैतून भी आता है, और अनानास। यानी इसके अंदर हैं ये चारों ही ऑप्शन, इसमें क्या होंगे सही होंगे, यानी चारों ही ऑप्शन इसमें सही है। इस क्वेश्चन के अंदर है कि ये इसमें किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, वो है, जिन देशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करते हैं वहाँ कृषि
क्या कहलाती है? यानी ऐसे देश जहाँ के कृषक है केवल और केवल है क्या करते हैं, 1 मिनट ऊपर वाला देखना भी आप प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 30 देखना। सॉरी, इसमें इसमें प्रश्न की लैंग्वेज थोड़ी सी मैंने देखी नहीं, देखना। निम्न में से कौन सी फसल भूमध्य सागरीय कृषि का उदाहरण नहीं है, पूछा इसमें, नहीं है पूछा है। तो ये अंगूर, अंजीर, जैतून, ये तीन तो हैं, ये तीन तो हैं भूमध्य सागरीय कृषि के उदाहरण, ये तीन हैं। बट ये जो अनानास है ये इस कृषि का उदाहरण नहीं है। तो आप इसमें द ऑप्शन सही करना, द ऑप्शन। 31वां क्वेश्चन है, जिन देशों के कृषक केवल सब्जियों का उत्पादन करते हैं वहाँ उस कृषि को क्या कहा जाता है? तो उस कृषि को यानी ट्रक कृषि कहा जाता है। ट्रक कृषि का अभिप्राय क्या है कि ट्रक कृषि क्षेत्र से बाजार के मध्य की जो दूरी जो एक ट्रक रात भर में तय करता है उसी के आधार पर इन्हें ट्रक कृषि कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन आप जरूर याद रखना कि ट्रक कृषि किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, वो है सामूहिक कृषि को कोल्लक होज कहाँ कहा जाता है? यानी सामूहिक कृषि को कोल्लक होज कहाँ कहते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, डेनमार्क, सोवियत संघ। तो सामूहिक कृषि को कोल्लक खोज कहाँ कहते हैं? सोवियत संघ रूस के अंदर है, इस कृषि को कोल्लक खोज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, वो है नीदरलैंड। नीदरलैंड किस पुष्प की खेती में विशिष्ट स्थान रखता है? यानी नीदरलैंड के अंदर एक प्रकार का फूल पैदा किया जाता है जो पूरे यूरोप के प्रमुख शहरों में भेजा जाता है। उस पुष्प का नाम क्या है? ट्यूलिप, गुलाब, कमल, गेंदा। तो वो है कौन सा? ट्यूलिप, उसका नाम है ट्यूलिप। प्रश्न नंबर जो है आपका वो है 34 नंबर है कि प्राथमिक क्रियाओं को निर्धारित करने वाले भौतिक कारक हैं। तो प्राथमिक क्रियाओं को जो निर्धारित करते हैं वो जल भौतिक कारक है, भूमि भौतिक कारक है और वनस्पति, यानी तीनों ही वो भौतिक कारक हैं जो प्राथमिक क्रियाओं को निर्धारित करते हैं। तो इसमें द ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्राथमिक क्रियाओं को निर्धारित करने वाले सामाजिक कारक ऊपर वाले भौतिक कारक थे और अब हम देखेंगे इनके सामाजिक कारक, जिसमें साक्षरता आती है, जातीय संरचना आती है, सामाजिक रीति रिवाज आते हैं। तो चारों ही वो सामाजिक कारक हैं जो प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं को निर्धारित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सहकारी आंदोलन को सर्वाधिक सफलता कहाँ पर मिली? सहकारी आंदोलन को सर्वाधिक सफलता कहाँ मिली भाई? डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन। तो सर्वाधिक सहकारी आंदोलन को सर्वाधिक सफलता मिली डेनमार्क के अंदर। डेनमार्क में प्रत्येक किसान इसका सदस्य है। तो डेनमार्क याद रखना। क्वेश्चन नंबर 37 है कि फूलों की कृषि कहलाती है? तो सबको पता है पुष्प उत्पादन। क्या कहलाती है? पुष्प उत्पादन कृषि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर है, निम्न में से कौन सा सुमेलित निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी इसको आप ऐसे पढ़ना, निम्न में से कौन सा कथन है वो सही है? तो पहला है विकसित
अर्थव्यवस्था वाले देश माइनिंग, प्रसंस्करण, शोधन कार्यों से पीछे हट रहे हैं। बिल्कुल जो विकसित देश हैं वो माइनिंग और प्रसंस्करण और शोध कार्यों में पीछे हट रहे हैं। कारण यह है वहाँ पर श्रमिक नहीं मिलते हैं, इसलिए वहाँ पर श्रमिक लागत है वो ऊंची आती है, इसलिए विकसित देश इसमें पीछे हट रहे हैं। जबकि विकासशील देशों के अंदर श्रमिक शक्ति अधिक पाई जाती है, जिनके कारण विकासशील देश इन कार्यों में आगे आ रहे हैं या इनको महत्व दे रहे हैं। तो एक और दो दोनों ही सही है। तीसरा है माइनिंग की दो प्रमुख विधियां हैं, एक तो है धरातलीय और एक है भूमिगत। धरातलीय वो होती है जो यानी धरातल के जस्ट नीचे माइनिंग मिल जाते हैं, और भूमिगत वो होते हैं जो अत्यधिक गहराई से निकाले जाते हैं। तीसरा भी सही है। चौथा है जब अयस्क धरातल के नीचे गहराई में होता है तब भूमिगत या कूप की माइनिंग विधि से बाहर निकाला जाता है। तो इसमें ये चारों ही बातें हैं, ये बिल्कुल सही हैं। विकसित विकासशील देश वाली माइनिंग की विधियां और कूप की और भूमिगत माइनिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है, वो है माइनिंग को प्रभावित करने वाले कारक हैं। यानी माइनिंग को कौन से कारक ऐसे हैं जो माइनिंग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इसमें पहला है यानी माइनिंग निक्षेपों के आकार, बिल्कुल ये इसको प्रभावित करता है। माइनिंग की मांग भी प्रभावित करती है और तकनीकी ज्ञान भी प्रभावित करता है। तो इसमें द ऑप्शन सही होगा। और लास्ट क्वेश्चन है वो है 40वां, वो है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है बताना है। तो सहकारी आंदोलन एक शताब्दी पूर्व आरंभ हुआ, ये कथन तो बिल्कुल क्या है, सही है। सहकारी आंदोलन एक शताब्दी पूर्व आरंभ हुआ था। दूसरा है कृषि करने वाले संगठन के आधार पर, कृषि करने वाले संगठन के आधार पर कृषि को दो भागों में बांट रखा है, सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि। तीसरा नीदरलैंड पुष्प उत्पादन में वैशिष्टीकरण रखता है, ये भी सही है। चौथा है भारत में सर्वप्रथम सहकारी कृषि सर्वाधिक सफल हुई, ये गलत है। सर्वप्रथम सहकारी कृषि सर्वाधिक सफल है वो डेनमार्क के अंदर हुई थी। तो ये थे आपके लेसन नंबर 4 के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।